हेलो। गुड इवनिंग। वॉइस इज क्लियर। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। तो दिस लेक्चर सीरीज इज फ्रॉम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी। ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। तो जो पर्टिकुलर पैटर्न है वगैरह वगैरह उसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपको डाउट रहेगा, ठीक है ना, बेझिझक आप पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, चाहे छोटा डाउट हो, बड़ा डाउट हो, रिगार्डिंग वैकेंसी हो, या मैं जो पढ़ाऊंगा फर्दर वहाँ पर भी कोई अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। तो मोटी मोटा थोड़ा देख लेते हैं है क्या चीज़ इसमें। तो आपका जो सिलेबस वगैरह होगा आप भी एक बार देखे ही होंगे। इसमें आपका 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 300 है। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 1 मार्क 1 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 0.25। ठीक है। तो आपके इसमें पर्टिकुलर जो जनरल पार्ट होने वाला है, फ्रॉम हियर टू हियर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। जो भी सिलेबस यहाँ पढ़ाया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास फैकल्टी अलग रहेगा, लैंग्वेज का अलग रहेगा, रीजनिंग वगैरह के अलग रहेंगे। तो इसका आप क्लासेस आपका डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। बात रही जो फिजिक्स जो मेन सब्जेक्ट है, इसमें क्या है आपका, ये देखिए जो लास्ट है सेक्शन 2 लिखा हुआ है, एमसीक्यू परटेनिंग टू पीजी कोर्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो देयर आर 200 क्वेश्चंस। इस 200 में से आपका 180 फिजिक्स से रहेगा, एंड 20 क्वेश्चन जो होने वाला है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से होने वाला है। ठीक। तो इस तरह से आपका 200 ए हो जाएगा, और जो आपका जनरल पार्ट है उसमें से 100 क्वेश्चन आएगा। टोटल 300 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न वगैरह हो गया है। आप उसको थोड़ा तैयारी कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो फिजिक्स में। देखिए ये जो पढ़ाएंगे, जो फैकल्टी पढ़ाएगा तो अपना डिस्कस करेगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली मैं आऊँगा सब्जेक्ट पेपर पर, जो भी फिजिक्स का पार्ट रहेगा उस पर आऊँगा। ठीक है ना। तो जो मोटी मोटा इसका सिलेबस देख लेंगे। एक बार सिलेबस देखिए पहले। ये जो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हुआ है, एग्जाम तो 2015 में हुआ था, फिर 18 में हुआ, जहाँ पर फिजिक्स है उसकी बात करूंगा। 15 में हुआ था, 14 में हुआ था, 15 में हुआ था, 18 में हुआ था, और 21 में हुआ था। 21 में फीमेल से इनका जो एग्जाम कराते हैं, मेल फीमेल दोनों अलग अलग कराते हैं। तो पीजीटी मेल, पीजीटी फीमेल। तो 21 में पीजीटी फीमेल हुआ था, और 18 में आपका मेल फीमेल दोनों हुआ था। तो जो लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर था, इसने अपना पैटर्न डाउन किया। अगर आप देखेंगे 2015 वाला जो क्वेश्चन पेपर था इसका बहुत ही डिफिकल्ट किया था। एंड एट दैट टाइम कोई भी सिलेक्शन इसका नहीं हुआ था। इनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम मार्क्स तो पाना ही पड़ेगा। तो कुछ मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता होगा। तो उस समय किसी ने क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत ही हार्ड पेपर इन्होंने बना दिया था। अधिकांश क्वेश्चन नेट गेट से उठा लिया था, नेट गेट जैम से। ठीक। लेकिन रिसेंटली देखिए इसने अपना जो सिलेबस है वो डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है, बस ये बोल देता है। ठीक है ना। सब्जेक्ट को नॉलेज होना चाहिए आपका, बस ये बोल देता है। ठीक। तो रिसेंटली जो 18 में हुआ है एग्जाम, 21 में एग्जाम हुआ है, उसने अपना लेवल बहुत कम किया है। तो जो क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बेस्ड वहाँ से सॉल्व कर पाते, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे, बहुत सारे। एंड कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका हायर लेवल के रहेंगे, लाइक बीएससी से भी रहेंगे, एमएससी से भी रहेंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अधिकांश पीजीटी में जो पेपर वगैरह होता है उनका जो लेवल होता है, अधिकांश वो फोकस करते हैं एनसीईआरटी को। जो एनसीईआरटी मेन होता है उनका एनसीईआरटी को फोकस करते हैं। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा बहुत डीप, कुछ क्वेश्चन तो होते हैं हमेशा डेप्थ में जाकर पूछे जा सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है। तो हम लोग सिलेबस मोटी मोटा देखेंगे, ठीक है ना। ये आपका स्टैंडर्ड पर्टिकुलर डी ट्रिपल एस बी जो अपना होता है, बस वो मोटी मोटा बस बोलता है, ज़्यादा सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करता है। लेकिन लोग पैटर्न पेपर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं। तो जो भी चल रहा है कि सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं। देखिए फिजिक्स पार्ट भी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी पढ़ाने वाली है। उसमें से कुछ मैं पढ़ाऊंगा, सम पार्ट्स आई विल टीच। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा वो भी बताऊंगा आपको। एंड रेस्ट फैकल्टी अपना डिफरेंट अपना डिस्कस करेंगे। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर इसको टोटल जो यहाँ पर लिखा हुआ है 15-16 यूनिट होगा, उसमें से आई विल टीच दिस फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का जो रहेगा। ऑल्दो आज इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। काइनामेटिक्स दूसरे फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है,
मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी टीच करेगा। ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये भी जो पर्टिकुलर पार्ट है आई विल टीच दिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। एंड थर्मोडायनेमिक्स दूसरा कोई फैकल्टी टीच करेगा। ऑसिलेशंस एंड वेव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये डिफरेंट फैकल्टी टीच करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म इफेक्ट एंड करंट इन मैग्नेटिज्म। ये डिफरेंट आपका जो सिलेबस है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। स्लाइड जो भी रहेगा ये ऐप पर अपलोड होने वाला है। जो भी स्लाइड यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा वो सब स्लाइड आपका ऐप पर अवेलेबल रहेगा, कैरियर एंडेवर एप्लीकेशन पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट रहेगा, ये भी आई विल टीच यहाँ से लेकर ये लास्ट में, ठीक। तो आज का जो क्लास रहेगा वो रिगार्डिंग रहेगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नंबर गेनिंग होता है, सिंपल भी होता है, नंबर गेनिंग भी होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पर तरीका रहेगा, पर्टिकुलर की जो क्वेश्चन पैटर्न पूछा जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स में जो हुए हैं, वहाँ को उठाकर क्वेश्चन लाना, DSSSB में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व कराना, और आपका जो भी पर्टिकुलर बेसिक्स है, आपको कभी डाउट हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं से आपको मिल रहा है, उसको सॉल्व कराना। अगर आप बोलेंगे तो वो सब हम सॉल्व कराएंगे। तो इस तरह से मिला जुला चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ हम लोग बहुत एकदम डीप में चले जाएं, उस लेवल का पूछ नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है। नॉलेज का तो कोई अथा, ये तो पूरा अथाह सागर है, बहुत सारा चीज़ें रहता है। तो हम लोग का यही रहेगा कि पर्टिकुलर जो पैटर्न पर एग्जाम चल रहा है, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, वहाँ वहाँ वो हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। जो भी PYQs रहेगा वो भी सॉल्व कराया जाएगा आपको, वो एडिशनल रहेगा। और हम लोग उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम हुए हैं वहाँ पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस वगैरह रहे हैं, उनको हम लोग देखेंगे किस पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस है। हम लोग स्टार्टिंग आज जो करने वाले हैं यहीं से करने वाले हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस है, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल एंड डी ब्रोगली रिलेशंस है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वगैरह जो भी है। इसी में देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर से यहाँ पर मिसिंग हो गया है, नेचर ऑफ लाइट हो गया यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड, ये जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने ही आपका जो पर्टिकुलर जो लाइट होता है, लाइट को पहले हम लोग क्या एज्यूम करते थे कि इसको क्लासिकली इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानकर चला जाता था, ठीक। लेकिन जब ये पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना आया तो इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, तो वहां से ही आपका आता है आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। कॉम्पटन इफेक्ट है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, ये सब देखिए ब्रैक्स लॉ, ये जो भी है, ये पर्टिकुलर आपका ये BSc का सिलेबस में आ जाएगा। ब्रैक्स लॉ वगैरह जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाया जाता है वहाँ पे ये सब आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें हम लोग उसको भी लेकर चलने वाले हैं। हॉल इफेक्ट है, मैटर वेव्स हैं, नेचर जो भी है हम लोग धीरे धीरे सब देखेंगे। इसमें आपका एटॉमिक भी आने वाला है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी आने वाला है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर वगैरह इसमें आपका आ जाएगा। तो ये सब चैप्टर में टीच करने वाला हूँ, ठीक है। किसी को बेसिक डाउट अगर कुछ हो रहा है तो अभी वो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट अगर हो रहा है, या फिर हम लोग आगे चलें, फिर स्टार्ट करें देन। बीच में आपको कभी भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें आप लोग ऑलरेडी MSc किए हुए हैं, ठीक। तो आप लोग का भी पर्टिकुलर पढ़े तो हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं। तो स्टार्ट कहीं से भी हो, अगर ऐसा नहीं कि बस बेसिक में बहुत शुरुआत से कि ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसके बाद ही ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी आप सब लोग MSc किए हुए हैं, कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट कराया जाता है तो उसका आपका अंडरस्टैंडिंग तो ठीक ठाक होना ही चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप उसको कैच कर पाओगे, ठीक। तो ये कोई भी फैकल्टी आएगा अपना अपना जो भी टॉपिक स्टार्ट करेगा, तो आपको इसमें कोई शिकायत नहीं होना चाहिए कि देयर इज डिफिकल्टी टू कनेक्टिंग, कि इसका ये छूट रहा है तो यहाँ पर कनेक्ट करने में दिक्कत हो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक। और बाकी प्रैक्टिस तो आपको करना है, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक। वी आर हियर टू गाइड यू, हम लोग यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहेगा उसके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक। पर्टिकुलर हम लोग इसको ही देख लेते हैं। आप एक क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे फिर। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, एनीबॉडी, आप लोग बोलिए कोई इसमें से एक। कलर ऑफ लाइट किससे आप आइडेंटिफाई कर देते हो? देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है। इंटेंसिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है इंटेंसिटी का? एनीबॉडी?
एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एम्पलीट्यूड, जो भी आपका वेव है उसमें एम्पलीट्यूड भी होगा, तो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ से भी आप इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर है। वेलोसिटी, जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें वेलोसिटी होगा, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो चार चीज दिया हुआ है। ठीक। तो इसमें से किस पर डिपेंड करता है आपका जो कलर होगा, जो लाइट है, पर्टिकुलर लाइट में क्या देखते हो आप लोग? हम लोग जो लाइट देख पाते हैं, कौन सी लाइट देख पाते हैं? विबग्योर। यही तो होता है, 7 कलर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक। तो इनका पर्टिकुलर जो भी लाइट कलर आप देख पा रहे हो, इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज द डिटरमिनेंट फैक्टर। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। ठीक। तो लेमडा तो आपका डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में चेंज होने वाला है अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल पर्टिकुलर, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यही डिटरमाइन करता है कि आपका जो लाइट है उसके पास कौन सा कलर होने वाला है। ठीक। तो जो भी हम लोग यहाँ पर कलर देख पा रहे हैं, उसमें जो पर्टिकुलर उनका कौन सा फैक्टर होने वाला है, मेन फ्रीक्वेंसी होने वाला है। इस लाइट का आपका जो रेंज होता है, रेंज अगर आप लिखोगे तो रेंज क्या आने वाला है इसका रेंज, हम लोग जो पर्टिकुलर रेंज लिखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम। ये किसका होता है, वायलेट का। यहाँ से चल करके ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये किसके लिए था, ये वायलेट के लिए था। ये जो पर्टिकुलर वायलेट कलर होगा इसके लिए जो एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रहता है। इन द केस ऑफ रेड, इसका जो वेवलेंथ होने वाला है, वेवलेंथ लेमडा की जो वैल्यू आने वाली है, लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर? ऑप्शन, आप लोग देख पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? यस सर। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करता है कि हमारा पर्टिकुलर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। देखिए इसमें तो पर्टिकुलर ये लाइट है, हम लोग लाइट बोल दे रहे हैं सिंपली, इसके अलावा भी तो हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी रहेगा या वेवलेंथ होता है। ये पर्टिकुलर क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव होता है, ईएम वेव होता है। ठीक। यही होगा, ईएम वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर आपको देखना पड़े तो और क्या पॉसिबल होगा, चलिए ये आपको नोट करना है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपको ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए, ऑर्डर कैसे है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना? जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कलर हैज मोर एनर्जी, अगर आपको दिया जाए फोटॉन, 1 फोटॉन ऑफ ब्लू कलर एंड 1 फोटॉन ऑफ रेड कलर। अगर मैं इसी को एक दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहूँ, फ्रेम करना चाहूँ, क्वेश्चन अगर यहाँ बनाना चाहूँ मैं, तो मैंने बोल दिया फोटॉन, फोटॉन ऑफ, फोटॉन ऑफ ब्लू लाइट एंड फोटॉन ऑफ रेड लाइट, विच हैज मैक्सिमम एनर्जी। मोर एनर्जी, मैक्सिमम की क्या ही बात करेंगे, मोर एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं दो में। तो ये कैसे आप करोगे, व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट द सर ऑर्डरिंग। ब्लू लाइट फोटोन। हाँ, ब्लू लाइट का ज्यादा होने वाला है। तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी आपका जो ई आने वाला है,
इक्वल टू एच एच। न्यू ये किसने दिया था, किसने स्टार्ट किया था? फोर। हाँ, फोटॉन थ्योरी तो आइंस्टाइन ने दिया था ना। तो यस सर। आइंस्टाइन ने स्टार्ट किया था फोटॉन थ्योरी जो है। ये फोटॉन है, एक पर्टिकुलर फोटॉन की एनर्जी है। और हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर इसको दूसरे पार्ट में भी आप लिख सकते हो। जो रिलेशन होता है आपका, न्यू क्या होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई। ई बाई लैम्डा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा। ये भी आप लिख पाओगे। ठीक। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होने वाला है। तो वेवलेंथ किसका कम था? देखिए, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है तो एनर्जी इज ग्रेटर और मोर देन एनर्जी ऑफ रेड फोटॉन। ठीक है। तो ये आपका फोटॉन है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग थोड़ा लाइट का देख रहे थे, तो लाइट में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी देख लेते हैं एक बार। नोट कीजिए इसको एक बार आप लोग। किसी को कोई डाउट आएगा तो बोलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें बस मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा पर्टिकुलर आने वाला है। फर्स्ट में कौन सा आएगा? ये जो भी है देखिए, सब क्या है, सब फोटॉन बोल सकते हैं इनको। क्या है सब में, क्या होने वाला है? फोटॉन। फोटॉन क्या है? एनर्जी क्वांटा, ठीक है ना, क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ ईएम वेव। हम लोग जो देखते हैं सिंपली लाइट की बात करते हैं। ठीक। तो फर्स्ट है गामा रेस है। सबसे अधिक एनर्जी किसकी होती है? गामा एनर्जी होती है, गामा रेस हो गया। सेकंड कौन सा हो जाएगा? एक्स रेस। उसके बाद किसकी एनर्जी आने वाली है? यूवी। इसकी एनर्जी क्या है? एनर्जी मैक्स है, ई मैक्स। और लेमडा मिनिमम है यहाँ इस साइड। यूवी हो गया। देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको पास पास रखते हैं। आई आर, इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। एंड आई आर के बाद क्या आ जाएगा आपका? माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक। इसका लैम्डा मीन, इसका मिनिमम है। देखिए रेंज उसी तरह उसी क्रम में लिखा गया है, कोई तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस साइड क्या आने वाला है? ई मिनिमम मिलने वाला है एंड लैम्डा मैक्स मिलने वाला है। ठीक। अगर आप वेवलेंथ के टर्म में लिखने वाले हो तो लैम्डा इस साइड को बढ़ रहा है। और जो विजिबल होता है, विजिबल रेंज क्या होता है? ये आपको एटलीस्ट इसका आइडिया होना चाहिए। जो विजिबल रेंज है, इसका जो वेवलेंथ आने वाला है, ये कितना आएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। आप लोग नोट कीजिए इसको। किसी कोई भी दिक्कत आएगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। आगे चलें फिर। किसी कोई दिक्कत आएगा, किसी भी पॉइंट पे आएगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए। जैसे अभी आपका लाइट है। लाइट में कितना नेचर होगा? इसको पर्टिकुलर दो नेचर होगा। ठीक। फर्स्ट कौन सा होता है? वेव नेचर। वेव नेचर। तो लाइट में क्या होता है? डुअल नेचर होता है। ये क्या होता है? डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, डुअल नेचर होगा। तो एक वेव नेचर होता है। वेव नेचर कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो? तो इसको देखने के लिए आपके पास क्या है?
इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये जो भी ऑप्टिक्स पढ़ाएगा आपको वो पढ़ाएगा आपको, ठीक है ना। पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये सब वेव नेचर ऑफ लाइट को एक मतलब प्रूव करते हैं। दूसरा क्या कौन सा है, वेव पार्टिकल नेचर। सेकेंड इज पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये कहाँ से आया था, ये पर्टिकुलर किस में पाया जाएगा, ये आपका, इसको प्रूव कहाँ से किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपली ये देख रहे हैं कि हमारे पास लाइट है। लाइट में क्या है, डुअल नेचर पाया जाता है। वन इज वेव नेचर एंड अदर इज पार्टिकल नेचर। तो ये बात तो सभी लोग को क्लियर होगी, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक, तो पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, दोनों है, और दोनों को इस पर्टिकुलर पार्ट को किसने इसको डुअल नेचर नाम दिया था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इन 1924। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो भी माइक्रो पार्टिकल्स रहेंगे, जो भी माइक्रो पार्टिकल्स दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या होता है, ईच मैटर जो होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स हैं तो वह वेव एसोसिएट करते हैं। सिमिलरली जो भी हमारे पास वेव हैं उनके पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है। यू कैन फाइंड आउट द देयर मास, मूविंग मास, ठीक है, मास इन द मूविंग कंडीशन। ठीक, लाइक फोटॉन ही होता है। जैसे हम लोग फोटॉन की बात करें, फोटॉन में क्या होता है, फोटॉन की देखिए, फोटॉन, फोटॉन, फोटॉन के लिए क्या होता है, रेस्ट मास इज जीरो। रेस्ट मास इज जीरो फॉर इट, रेस्ट मास क्या होगा, जीरो होगा। मूविंग मास, मूविंग मास नॉन जीरो। कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज मास ऑफ फोटॉन, मास ऑफ फोटॉन, ठीक, ये मूविंग मास की बात हो रही है, मूविंग मास ऑफ फोटॉन m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। आप यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, जो जो यहाँ पर देखिए, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग साथ में उसको नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। तो आपको जब भी रिवीजन करोगे तो दिमाग में एक बार बैठता जाएगा। ये पूछ सकता है कि आपका जो वेव नेचर है, कौन सा एक्सपेरिमेंट उसको प्रूव करता है, किस पर्टिकुलर फिनोमेना से आप बोल सकते हैं कि लाइट हैज वेव नेचर। फिनोमेना क्या आने वाला है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। विच फिनोमेना एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये सब इफेक्ट्स जो हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को देते हैं। अगर आप जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वेव नेचर ऑफ लाइट लेकर चलोगे तो उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। उसको प्रूव करने के लिए क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था। पार्टिकल नेचर मतलब आपका क्या होता है, अगर पार्टिकल नेचर आपको डाउट हो रहा है पार्टिकल नेचर एक्चुअली है क्या चीज, तो इन्होंने क्या बोला था, क्वांटा, क्वांटा ऑफ फोटॉन। जैसे जो हमारे पास पर्टिकुलर एनर्जी है वो किस में आ रहे हैं, वेव पैकेट में आ रहे हैं, जो एनर्जी है आपका। इसी पर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या इसी को आप बोल सकते हैं क्वांटम नेचर। तो इसमें क्या है आपके पास, एक आपका आया कहाँ से था, जब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जब पढ़ाऊंगा तो जो आपका ये काइनेटिक, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जैसे पर्टिकुलर क्या है कि ए पर्टिकुलर लेट्स आपके पास मेटल है, कोई एक मेटल बॉडी यहाँ पर रखा गया है, ये क्या है, मेटल है। ठीक, आप मेटल पे अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, फोटॉन इंसिडेंट कर रहे हो, ठीक, फोटॉन इंसिडेंट करेंगे,
तो यहाँ से क्या होता है, फिनोमेना होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट, जो भी मेटल से निकल रहा है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि ये वर्क फंक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, कैसे नहीं डिपेंड करता है। तो इसका एक वर्क फंक्शन भी रहेगा, जब हम लोग लाइट का पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब जब ये निकलता है ना, जो इसके पास पर्टिकुलर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो इसके पास क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी होने वाला है, ई के। यह ई के क्या है, यह ई के पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप फोटॉन की इंटेंसिटी जितना भी हाई कर दोगे, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन कितना डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है ई के। ये पर्टिकुलर पार्ट है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने बहुत सारा इंटेंसिटी कर दिया, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यही शो करता है कि पर्टिकुलर जो ये वेव नेचर को फेल कर रहा है यहाँ पर। अगर वेव नेचर को करता, फॉलो करता, तो ई के वेरी करना चाहिए था विथ इंटेंसिटी। बट ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, maximum kinetic energy of ejected electrons। ठीक, अगर लिखना है तो आप साथ लिख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द, डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहीं पर आपका जो वेव नेचर था वो फेल कर गया। अगर यह वेव नेचर रहा होता तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए था, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये क्या करता है, क्या इंप्लाइज करता है, फेल्योर ऑफ, फेल्योर ऑफ wave nature, wave nature, and support the, and support the particle theory of light। ठीक, ये जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बस मोटी मोटा आप देख लीजिए। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले फोटॉन के बारे में जानेंगे। फोटॉन ही मेन है, स्टार्टिंग फोटॉन से है, तो हम लोग फोटॉन के बारे में जानेंगे, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आएंगे। ठीक, तो नोट कीजिए, जिनको नोट करना है इसको नोट कर लीजिए। ये मैं बार बार फोटॉन लिख रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है ना फोटॉन किसकी बात कर रहे हैं। जो भी आपका लाइट है ना, जो भी लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, किसमें है, इंटरेक्ट्स विथ मैटर एंड ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू मैटर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी। जो स्मॉलेस्ट पैकेट रहेगा या स्मॉलेस्ट क्वांटा ऑफ एनर्जी रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फोटॉन। ठीक, तो इसी में आप लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट और क्वांटा इज कॉल्ड फोटॉन। ठीक, ये हो गया एच न्यू। आपका अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो क्या हो जाएगा, एच। ठीक, इसी को फोटॉन बोल रहे हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रहा है। ठीक, एच न्यू
आपका ये कहाँ पर जा रहा है, मैटर पर जा रहा है, और ये इससे इंटरेक्ट कर रहा है। जो ये यशनीव है इसी को हम लोग बोल रहे हैं फोटॉन। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। किसी को कोई भी डाउट आएगा तो बीच में आप सब पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। नोट कीजिए इसको, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा साथ, जिससे आपको आसानी रहेगा। ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ये ऐसे नोट्स नोट्स बनाने पड़े खुद से या बिना बनाए मिलेंगे? ये देखिए जो पीडीएफ है ना, ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये अवेलेबल रहेगा, ऐप पर मिलेगा आपको। जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ सबका पीडीएफ मिलने यस वाला है। सर। तो पीडीएफ तो सभी लेक्चर का मिलेगा, लेकिन ये अच्छा होता है कि आप साथ में कुछ ना कुछ नोट्स बनाते जाइए। जब भी फैकल्टी पढ़ाए तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं तो मुंह से बोलूंगा ना, बीच बीच में आप उसको भी तो नोट करेंगे ना। अगर नोट बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो सब, अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन आएगा तो मिस कर सकते हैं। मे बी मैं हर पॉइंट को इस पर नोट ना करूँ, कुछ जो लाइन्स रहेंगे बीच बीच के अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं साथ में। ठीक। ओके सर। तो नोट्स बनाना जरूरी होता है। कभी भी आप कोई भी क्लास अटेंड कीजिए, कोई भी चीज़ हो, कोई सेमिनार भी इवेंट होता है, कोई क्लास वगैरह होता है, थोड़ा सा छोटा सा नोट्स तो होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में हम लोग मेमोराइज कर पाएँ, याद रख पाएँ उसके लिए। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे जो ये फोटान है, फोटान थ्योरी देखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटान है, मोमेंटम है, वो सब देखेंगे। फर्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स में फर्स्ट आएगा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ठीक। अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसमें। तो जो ई होता है एनर्जी होगा ई इक्वल टू एच न्यू। ई क्या है? एनर्जी हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इन्होंने कब दिया था ये वैल्यू? ये जो एच होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपका 1900 में मैक्स प्लैंक ने दिया था इसको। एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। करेक्ट। तो आप इसको, ये हो गया। सेकेंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? सेकेंड फॉर्म में आप इसी को लिख पाएंगे, ई इक्वल टू, देखिए एक क्या चीज होता है अगर आपको मालूम होगा तो, न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। आर बोल सकते हैं, जो सी होता है ये न्यू इंटू लेमडा होता है। ये सभी लोग को ये फार्मूला याद होगा, तो इसका यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो एनर्जी का एक सेकेंड फॉर्म बन जाएगा आपके पास, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक। अगर जब भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट मतलब क्या क्या आ जाएगा? एसआई जैसे कि एनर्जी है तो जूल आ जाएगा उसके लिए, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा हल्का सा एसआई यूनिट लिख देता हूँ यहाँ पर। एसआई यूनिट क्या क्या होने वाले हैं? अगर मास ले रहे हैं तो मास के लिए एसआई यूनिट क्या होता है? जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक, ये आपका फ्रेंच वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है। तो मास में क्या हो जाएगा? केजी। लेंथ, लेंथ लेंगे, और वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ लेंगे। फॉर दैट इट शुड बी मीटर। ठीक। और क्या क्या टर्म यूज होने वाला है? एनर्जी, जूल रहेगा। ठीक, ये सब यूज होने वाला है। स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम लोग सी की बात करें, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट ये क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट होने वाला है मीटर पर सेकंड होता है, इस यूनिट का ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक। तो ये सब जब यूनिट यूज करेंगे तो आपको ये टर्म ऐसे से मिलेगा। ठीक है।
चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी आप यहाँ पर देखने वाले हो अधिकांश एनर्जी किस टर्म में होने वाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने वाली है। अगर कन्वर्जन करना पड़े आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपके पास एनर्जी दिया हुआ है, ठीक, जूल है, ठीक, इसको कन्वर्ट करना है आपको इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करोगे, इसमें ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को आप डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड कर देंगे तो आपका जो एनर्जी है किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। करेक्ट। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जूल में इसको करना है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इसको अगर कन्वर्ट करना है जूल में करना है, इन जूल, सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए। तो ई देखिए क्या है, इसको नोट करते रहिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बहुत भी डाउट आएगा पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ए किस में है, एच सी बाई लेमडा। अगर हम लोग एस आई यूनिट रख रहे हैं तो किस में आने वाला है, एच सी बाई लेमडा जूल आएगा। कन्वर्ट कीजिए, हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, एच सी बाई लेमडा इंटू कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। वैल्यू किस में पुट करने वाले हैं, वैल्यू हो जाएगा ऊपर, यश की वैल्यू जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होने वाली है 6.63 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू जो होने वाली है 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई, यहाँ पर लेमडा है, ठीक है ना, लेमडा, और यहाँ पर इंटू कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर देखिए अधिकांश टाइम या मैक्सिमम टाइम में जो भी डीलिंग होने वाली एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाला है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, जो लेमडा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको वेवलेंथ को कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर है तो मीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास पर्टिकुलर 1 मीटर है, 1 मीटर है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम में, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10⁻10 से, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो मीटर को अगर कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग जो लिखे हैं जो मीटर है इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी तक एक किस में था, यह मीटर में था, यहाँ तक जो लिखा गया है एक किस में है, मीटर में है। तो इसको अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें, ठीक, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे मैं 10⁻10 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 10⁻10। करेक्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इसको एक साथ सॉल्व कीजिएगा, इसको एक साथ सॉल्व कीजिएगा, और जो है वैल्यू होगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज इन सेंटिम, इट एंगस्ट्रॉम, तो ये एंगस्ट्रॉम में आने वाला है। जो वैल्यू आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो जो ई की वैल्यू आने वाली है, ई इक्वल टू 12,400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देगा, सीधा एनर्जी मिलेगा आपको यहाँ से। यह एक फार्मूला हो गया। कोई भी आपके पास फोटॉन है, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दैट फोटॉन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 12,400 डिवाइड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अधिकांश केस में या मैक्सिमम सभी केस में क्या मिलने वाला है, जब भी फोटॉन मेंशन करने वाला है तो फोटॉन किस में मेंशन करेगा, उसका वेवलेंथ दे देगा, वेवलेंथ किस में देगा, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर इसमें ही मेंशन करने वाला है। ठीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आने वाली है, दिस इज 12,400 डिवाइड बाई लेमडा। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर अगले पेज पर हम लोग देखेंगे। हो गया नोट।
किसी को कोई भी डाउट आएगा तो बीच में आप लोग पूछ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट था एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। आपको अगर एनर्जी निकालना हो तो यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। फर्स्ट क्या था? यह एनर्जी ऑफ फोटॉन्स था। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास पर्टिकुलर येलो लाइट ले लेते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ येलो लाइट फोटॉन हैविंग वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसका एनर्जी क्या होने वाला है, कैलकुलेट कीजिए। एच सी बाई लेमडा, दैट इज 12400 डिवाइड बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेमडा को किस में पुट करना है, एंगस्ट्रॉम में। इस बात का ध्यान होना चाहिए आपके पास। 12400 डिवाइडेड बाई 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कीजिए इसको। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 6 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास जो लाइट है, अगर आपके पास सोडियम लाइट से तो आपको निकलता है, सोडियम से आपको निकलता है येलो लाइट। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक इन जनरल अगर आपके पास येलो लाइट है तो उसका जो फोटॉन एनर्जी होने वाला है, क्या होने वाला है, 2.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। येलो, एक्सक्यूज सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। क्वेश्चन में ये 6000 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन में आपने 600 यूज किया। सॉरी सॉरी, तो सॉरी सॉरी, हम मिस्टेक हो गया फिर। तो इसको 1000 है ना, 1000 लिखिए, इसको 6000 रहेगा। ठीक, तो एक पॉइंट और आएगा, तब 0.22 आएगा देन। जो भी है कैलकुलेट कीजिए। 2.066 आएगा। हाँ हाँ, कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कितना आ रहा है? थ्री, थ्री है ना, थ्री रखेंगे ना, जो रहेगा उतना ही रखेंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। कितना आया था कितना टू आया था? 2.066। 4 पॉइंट? नहीं नहीं, इतना ज्यादा थोड़ी होता है लाइट का। 2 पॉइंट सर, टू हाँ, पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स 066। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फार्मूला यही है, कोई यहाँ पर एक जीरो हट गया था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, गलत था। नोट कर लीजिए। मोमेंटम क्या होगा? एक तो ये हो गया, हम लोग इसको देख लिए। सेकंड है एनर्जी का पर्टिकुलर, इसका मूविंग मास भी अगर पूछेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। सेकंड रहेगा जो फोटॉन का मास, मास ऑफ फोटॉन। ये आपको एक नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखा दिया था, मास ऑफ फोटॉन। तो इसमें दो चीजें रहेगा, रेस्ट मास इक्वल टू 0, मूविंग मास इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। कैसे आ रहा है? ये आ रहा है एम आइंस्टाइन ई इक्वेशन। इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से आ रहा है। थर्ड, कभी कभी मोमेंटम चेंज का आज क्वेश्चन तो नहीं लाया हूँ, लेकिन इसको देख लीजिए। मोमेंटम चेंज पर भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज, जैसे मोमेंटम क्या होगा, आप निकालिए इसका मोमेंटम। सिंपली आप उसको भी डायरेक्टली बार लिखना चाहते हैं, मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ठीक, तो स्मॉल पी इक्वल टू ई बाई सी होगा। सी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ई को आप क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा डिवाइड बाई सी। सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है, एच बाई लेमडा आने वाली है। पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा एच बाई लेमडा। ठीक,
तो जो मोमेंटम चेंज वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जब नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देख लेंगे, एडिशनली देख लेंगे। तो आपके पर्टिकुलर देखिए, इसको जब क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम होता है, इस पर कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि आपके पास कोई रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, उस पर आप क्या कर रहे हो, फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो। तो जो आपका चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होगा। ठीक, चलिए अच्छा, इसको नोट कीजिए, उसको देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्या? यस सर। यस सर। देखिए, आपके पास क्या है, लेट्स, आप लोग को वेक्टर का नॉलेज थोड़ा बहुत तो होगा ही, ये मान के चल रहे हैं। ये आपका लेट्स एक्स एक्सिस है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका लेट्स फोटॉन आ रहा है। ठीक, ये आपका आई डायरेक्शन में होगा, तो फोटॉन इनिशियल क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम, ये मोमेंटम लिख रहा हूँ, मोमेंटम इनिशियल, ये क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एच बाई लेमडा आई कैप। अगर ये क्या होने वाला, परफेक्टली रिफ्लेक्टर होगा, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। ठीक, इन दैट सिनारियो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ जाएगा। तो इसका जो मोमेंटम होने वाला है, P इक्वल टू एच बाई लेमडा माइनस आई कैप। तो ये क्या है, ये P फाइनल था आपका। तो चेंज इन मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, P फाइनल तो अच्छा कौन ले? माइनस P इनिशियल, करेक्ट, P इनिशियल दैट इज, कर दीजिएगा, तो ये हमने आने वाला है माइनस एच बाई लेमडा आई कैप माइनस ऑफ एच बाई लेमडा आई कैप, दैट इज माइनस 2h बाई लेमडा आई कैप। तो डेल्टा पी, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए इसका, डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एच बाई लेमडा। ये एच बाई लेमडा क्या था, एक फोटॉन का आपका मोमेंटम था। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ 1p। ठीक, मैं इसको सिंपली पी लिख देता हूँ, वेयर p इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन। अगर आपके पास इसी तरह से पूछ सकता है कि एक फोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेट्स पी दिया हुआ है, 10 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम पूछ सकता है, सीधा 20 आ जाएगा, 20p आ जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक, फॉर एन फोटॉन्स, इसी में आगे लिख लीजिए, फॉर एन फोटॉन डेल्टा पी क्या होने वाला है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2n h बाई p। करेक्ट। अगर फोर्स एग्जर्ट कितना कर रहा है ये भी अगर निकालना हो, कि लेट्स आपको दे दिया कि इतने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो व्हाट व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इट विल एग्जर्ट ऑन दैट सरफेस, उसके लिए क्या कर सकते हैं, फोर्स भी कैलकुलेट कर लीजिए इसी में, आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा। एन एच बाई लेमडा आएगा क्या? लेमडा रहेगा, ठीक है, मिस्टेक है, एच बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ था ना एच बाई लेमडा। ठीक, अगर हम लोग बात करें व्हाट फोर्स इट विल एग्जर्ट, ये एन फोटॉन के लिए था, फोर्स एग्जर्टेड, अगर इसको भी निकालना है, ये सब देखिए क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन द सरफेस जिस पर यह इंसिडेंट हो रहा है, एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल टू होता है डेल पी ओवर डी टी। मैं इसको मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, सिंपली मैग्नीट्यूड निकालने वाला हूँ। ठीक, तो जो एफ आने वाला है, एफ इक्वल टू हो जाएगा, जो भी वैल्यू है इसको रख दीजिए, 2n h बाई लेमडा डिवाइडेड बाई टी। ठीक,
इसमें एक चीज हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, जो यह टर्म है N/T को हम लोग क्या बोल देंगे, टी टाइम में इतने फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं पर, मतलब पर यूनिट टाइम में, लेट्स 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, N। तो नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग N पे डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल n। इट्स इसकी जो वैल्यू होने वाली है कैपिटल N/T। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो अधिकांश टाइम में नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम देता है, तो इसको हम लोग इस टर्म में यूज कर पाएंगे, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई T। तो ये वैल्यू क्या आने वाला है, ये कुछ वैल्यू जो आ जाएगा आपका, इसको मैं इस साइड लिखता हूँ। जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज F इज इक्वल टू 2N एंड H/, ये भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटॉन। ठीक है, नोट कीजिए। किसी कोई डाउट तो नहीं ना? No, sir. हाँ बोलिए, कोई भी डाउट है? इम्पल्स नहीं यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? क्या चीज? इम्पल्स। हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स ये तो होता है ना, रेट ऑफ नहीं चेंज। सर, जैसे यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स होता है ना सर, ये जो है स्टाइक के सरफेस से और फिर रिफ्लेक्ट हुए तो शॉर्ट टाइम के लिए उसमें मोमेंट, यदि हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना, वो भी तो एक प्रकार का फोर्स होता है। हाँ ठीक है, तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और आपका दूसरा बात है एनर्जी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एनर्जी। ठीक, तो सिंपली हम लोग क्या यूज किया, पर्टिकुलर जो आपका मोमेंटम था वो कैलकुलेट कर लिए थे। मोमेंटम जब भी कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो ये आपका आने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, मैं बोल दिया कि अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं रेट, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होने वाला है ये दिखा दिया। और जो रेट ऑफ चेंज है, अगर टी टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर पार्ट पर इंसिडेंट हो रहा है, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो उसके लिए आपने इसको सिंपली यूज कर लिया, डेल पी ओवर डेल टी फोर्स। ठीक, तो उसको आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका सेकेंड चीज आ गया। इसमें दूसरा फ्रेम ये हो सकता है कि आपका जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यह अब्जॉर्बिंग बॉडी हो सकता है, तो उसमें दूसरा क्वेश्चन हो जाता। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि परफेक्टली अब्जॉर्बिंग बॉडी है, जो भी फोटोन आ रहा है वो यहीं पर पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो उस केस में ये जो टू वाला फैक्टर है वो हट जाएगा। ये रिफ्लेक्ट परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए मैंने बात किया था, और इसमें हम लोग इम्पल्स वगैरह ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? नोट कीजिए इसको, आप लोग नोट कीजिए। इसमें अगर आपको नोट करना है तो एक सिंपल सा चीज और ऐड कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट था, इसके लिए सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड आपका रहने वाला है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड है फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर बॉडी। इसका मतलब क्या होने वाला है कि आपका पर्टिकुलर जो सरफेस था उस पर जो भी फोटॉन आ रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। आपका ये पर्टिकुलर फोटॉन आ रहा है यहाँ से, तो जो जो वैल्यू है उसको कम कर दीजिएगा। तो जो डेल्टा पी आपका उधर आ रहा था उस साइड, इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है ये सिंपली आ जाएगा, यहाँ से बस 2 को मिसिंग कर देना है, NH/λ। और जो डेल्टा एफ आने वाला है, सॉरी डेल्टा एफ नहीं, एफ है, फोर्स है एफ, ये क्या आ जाएगा, इसमें आपका 2N, 2 को हटा देना है, सिंपली NH/λ आ जाएगा। इनको भी आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये एब्जॉर्बिंग बॉडी है। वॉट एवर फोटॉन्स इज इंसिडेंट देयर, वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक, देखिए हम लोग जो देख रहे हैं एक क्या है, डुअल नेचर, लाइट के पास डुअल नेचर है। इसी तरह से जो हमारे पास पर्टिकुलर माइक्रो पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, उनके पास भी क्या होगा, जब उनके पास भी एक वेव होने वाला है। ठीक, तो उनका वेव कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देखते हैं अभी। इसको नोट कर लीजिए। हो गया क्या? आप लोग नोट कर रहे हो ना? चलिए। यस सर। ठीक, अभी हम लोग कुछ पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ होने वाला है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर, जैसे अगर एनर्जी दिया हुआ है फोटॉन का, तो आप उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का वेवलेंथ। ठीक है, फोटॉन का केस में आप लोग ने देख चुके हैं अभी। फोटॉन का केस, फोटॉन, फोटॉन में क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइक आपके पास गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी लाइट्स हैं, लाइट है जो विजुअल लाइट जो हम लोग देख पा रहे हैं, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह, सबके लिए ये फार्मूला वैलिड होता है। जो एनर्जी होती है Hc/λ, हम लोग कैलकुलेट किए थे 12,400 डिवाइड बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर लेमडा निकालना है तो लेमडा आप कैलकुलेट कर पाओगे 12,400 डिवाइड बाई ई। ये किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तो आपको जो आंसर आने वाला है वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द wavelength of फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, जो भी कोई फोटॉन ले सकते हैं, ऑफ अ फोटॉन हैविंग एनर्जी हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वेवलेंथ क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो लेमडा क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए 12,400 डिवाइड बाई 2। जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आ जाएगा समथिंग 6,200 एंगस्ट्रॉम। ये हम लोग अभी देखे थे। अब हम लोग दूसरा पार्ट पे आते हैं कि हमारे पास जो मैटर वेव है उसकी बात करते हैं। सेकंड, हम लोग ये जो भी चीजें एसोसिएट कर पा रहे हैं, कहाँ से कर पा रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ से कर पा रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला था, लैम्डा इक्वल टू H/P। ठीक, ये चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम यूज कर करके, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का, अगर हमारे पास दूसरा प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनको यूज करके हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो लेट्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा उसके पास जो एनर्जी है या उसका जो मोमेंटम है वो क्या होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन को देखिए, जब भी यूज किया जाता है तो उसको नॉर्मली तो यूज करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाकर उसको एक्सलेट करते हैं। ठीक, लेट्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से कोई एक सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक, इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई रिसीवर है या जो भी पर्टिकुलर पार्ट है, तो इसके बीच में आप क्या लगाने वाले हो, एक वोल्टेज लगाने वाले हो। वोल्टेज कैसा रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, लेट्स इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है ना, इस साइड प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस, कुछ ऐसा लगाने वाले हैं। ये हो जाएगा V, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग कोई भी चार्ज पार्टिकल पर पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, फार्मूला क्या होगा, एनीबॉडी। अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है,
चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल है, क्यू है, एंड पोटेंशियल जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई किए हैं उस पर वी पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, तो एनर्जी क्या होता है? Q into V। करेक्ट, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू वी। इसी तरह से हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी एनर्जी क्या होने वाली है? एनर्जी हो जाएगी इसके लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड बाय वी पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ई इंटू वी हो जाएगा, यह एनर्जी आ जाएगी। ठीक, एनर्जी निकल गया। नाउ हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमको क्या चाहिए? अल्टीमेटली वी नीड दिस मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो है एनर्जी मिला हुआ है, अगर हमको रिलेट करें इसको किससे कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? जो ई होता है, ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये सभी लोग को मालूम है क्या? ये सभी लोग को, आप लोग को आइडिया होगा? अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। हाफ एम भी स्क्वायर होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, करेक्ट। हाफ एम भी स्क्वायर होता है, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ यहाँ पर हो जाएगा एम भी होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। वी नीड मोमेंटम, मोमेंटम हम यहाँ पर पुट करना है, पुट करके देखिए क्या आ रहा है वैल्यू। चलिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा P इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m E। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन EV है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2m E ए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो लेमडा है h अपान p है, h अपान p दैट इज h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू दिस। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आ रही है क्या आएगी? 150 डिवाइड बाई वी। ई किस में आने वाला है? एंगस्ट्रॉम में आने वाला है। तो इसको आप शॉर्टकट में इसको लिख पाओगे। जो ई लेमडा आने वाला है, लेमडा की वैल्यू जो आने वाली है, लेमडा इक्वल टू ये आ गया 150 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम, और इसी को लिख पाएंगे 12.28 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नोट कीजिए इसको, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग ऑलरेडी एमएससी किए हुए हैं, तो बहुत सारे आपके पास डाउट हो सकते हैं। ठीक, हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग हो, या हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक के रिगार्डिंग हो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी हैं अपने अपने टॉपिक पर जो भी पढ़ाएंगे अपना डिस्कस करेंगे। जो मेरा टॉपिक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर पर्टिकुलर मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें पर्टिकुलर जो भी डाउट आएगा तो आप मुझसे किसी भी पॉइंट पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये नोट हो गया क्या सभी लोग का? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये निकाल लिए हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए देख लिए, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ यहाँ से आप निकाल पाए। ठीक, देखिए आपका जो टॉपिक मेंशन किया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक्सरे वेवलेंथ तो है ही, एक चीज तो ये हो गया, पूछ सकता है। और जो डिफ्रैक्शन वगैरह है, ठीक, जैसे वो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन वगैरह भी आपका सिलेबस में है। क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन यूजिंग ब्रैक कंडीशन, ये किससे होता है? ब्रैक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैक्स लॉ। तो हम लोग जब इसका यूज करेंगे तो वहाँ पर लेमडा की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो लेमडा रहेगा, जो वेवलेंथ रहेगा, वो आपका क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ भी हो सकता है, फोटॉन वेवलेंथ दैट इज एक्सरे वेवलेंथ भी हो सकता है, न्यूट्रॉन वेवलेंथ भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी जो वेवलेंथ निकालेंगे लाइट का, वो या इलेक्ट्रॉन का, वो ऐसे निकालने वाले हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछेगा, अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलें क्या? नोट हो गया सभी लोग का? कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया, उसके आगे फिर चलेंगे। नोट हो गया क्या सभी लोग का? एनीबॉडी, किसी कोई डाउट? द यूनिट्स ऑफ प्लेइंग कांस्टेंट H आर दैट ऑफ,
प्लैंक कांस्टेंट की पूछ रहा है, एच इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10 10 पावर to power माइनस minus 4 34 जूल सेकेंड। and और ये जो जूल सेकेंड है किसका यूनिट है? पावर। हाँ, एनर्जी का आपका, एनर्जी जिसे पर्टिकुलर इसमें क्या पावर का आएगा ना, पावर में क्या होता है? पावर देखिए, पावर क्या होता है? एनर्जी पर टाइम। पर यूनिट टाइम। हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो जो प्लैंक कांस्टेंट का जो आपका पर्टिकुलर आने वाला है, ये किसका आता है? ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसका जो एनर्जी पर्टिकुलर, ए आएगा ऑप्शन डी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, एनर्जी का नहीं होने वाला है, मोमेंटम का नहीं होने वाला है, पावर का नहीं होने वाला है। इट इज, सर क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोग को? सर थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ा ब्राइटनेस कम करेंगे तो दिखेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको देखूंगा। अभी तो पर्टिकुलर मेरे पास यही है, अभी इंजीनियर यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, तो मैं ब्राइटनेस को चेक करने जाऊंगा तो दिक्कत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट showed that the electron behaves like। डी ब्रोगली ने क्या किया था? डुअल नेचर दिया था। जो डी ब्रोगली थे, डी ब्रोगली इन्होंने क्या किया था? डुअल नेचर ऑफ लाइट, ऑफ मैटर और लाइट, जो भी आप हैं इनको दोनों के बोल रहे थे, डुअल नेचर की बात कर रहे थे। इसको प्रूफ किसने किया था? इस इन्होंने क्या दिया था? मैटर वेव भी बोल सकते हो, कोई भी जो माइक्रो पार्टिकल्स है, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स एसोसिएट्स विथ वेवलेंथ, और इन्होंने नाम दिया था मैटर वेव। ये प्रूफ किसने किया था? एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एज डी ब्रोगली ने कब बोला था? इट इज 1924। इसके पैरेलली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इनका एक्सपेरिमेंट कब से कब था? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसी को इन्होंने प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूफ किया था। दी डुअल नेचर ऑफ मैटर। इनका एक्सपेरिमेंट पैरेलली चल रहा था 23 to 27। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या यूज कर रहे थे? दे आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सोर्स से वो डिफ्रेक्शन देख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। ठीक, डिफ्रेक्शन कब होगा? जब वेव नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ कर पाए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? मैसिव पार्टिकल है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था क्रिस्टल से। तो इस तरह से उन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेवलेंथ है, और इस तरह पर डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव प्रूफ हुआ था। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शोड दैट द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक कौन सा हो जाएगा? पार्टिकल एज वेल एज वेव, नन ऑफ द एबव। कौन सा आएगा? आपका डुअल नेचर है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन तो आपका पर्टिकुलर मास है, तो जब मास है तो उसमें क्या होने वाला है? जब मास रहेगा तो आपका क्या होगा? वो पार्टिकल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद उसमें वेव नेचर कैसे है? वेव नेचर कैसे आ गया? वेव नेचर इसलिए आ गया कि वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। नोट कीजिए इसको। तो जो डुअल नेचर है, डुअल नेचर को प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। पार्टिकल कहाँ रहेगा? जिसमें मास वगैरह आपका आ रहा है, वो आपका पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ मैटर may be given by, which option is going to be correct here?
लेमडा की बात कर रहा है, वेवलेंथ की बात कर रहा है, एच अपान पी, एच अपान पी दैट इज एच अपान स्क्वायर रूट 2m। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो भी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ से P हम लोग क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 2m। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। Out of the following particles moving with the same velocity has longest wavelength associated with it। longest wavelength किसमें होने वाला है? Out of the following particles moving with same velocity, velocity क्या होने वाला है उनका, सेम है। तो कैसे इसको करेंगे फाइंड आउट? लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी इक्वल टू एच अपान एम भी हो जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी क्या बोल रहा है, सेम वेलोसिटी है, इनकी जो वेलोसिटी होने वाली है क्या है, सेम वेलोसिटी है। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सिंपली है, अगर सेम वेलोसिटी है मास 1 अपॉन मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पूछ रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूविंग विद सेम वेलोसिटी हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, जिसका m छोटा होने वाला है। अगर यह है जिसके पास m क्या रहेगा, m जिसके पास कम रहेगा, तो लेमडा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो स्मॉल जिसका रहेगा उसके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, बीटा बीटा पार्टिकल। पार्टिकल। हाँ, इसका मास क्या होता है बीटा पार्टिकल का, ये करेक्ट है आपका, ठीक है ना। मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वही बीटा पार्टिकल का मास होने वाला है। तो बीटा पार्टिकल क्या हो सकता है, प्लस बीटा भी हो सकता है, प्लस बीटा भी हो सकता है, माइनस बीटा भी हो सकता है। जो माइनस बीटा होता है ये एक्चुअली बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिसका मास बहुत कम होने वाला है उसका वेवलेंथ ज्यादा होने वाला है। तो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हुआ है तो किसका होगा, बीटा पार्टिकल का। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका होगा इसमें से, लेमडा, यहाँ पर लॉन्ग पूछा था ना, तो लॉन्गेस्ट जो हो गया, लॉन्गेस्ट ये किसका होगा, बीटा पार्टिकल हो गया। लेमडा स्मॉल ये किसके लिए होने वाला है, एनीबॉडी, अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। ठीक, इसका मास ज्यादा होगा, दैट्स वाई इसके जो पर्टिकुलर इसका मास कितना होगा, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है, तो ये आपका इसका जो मास होगा ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन सिंपल वन प्रोटॉन होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन था यहाँ पर। ठीक, इसका जो मास आने वाला है अल्फा पार्टिकल के लिए, यहाँ पर सिर्फ 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर सिर्फ 1 न्यूट्रॉन है। मास किसका ज्यादा होने वाला है, अल्फा पार्टिकल का। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इन लोग का मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए, किसी को नोट करना है थोड़ा बहुत तो नोट कर लीजिए। किसी कुछ पूछना है क्या बीच बीच में, if the kinetic energy of a non-relativistic electron doubles, the wavelength of matter wave changes by the factor। कीजिए, ADSSB का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन डबल्स, द एनर्जी ऑफ द मैटर वेव चेंजेस बाय द फैक्टर। .
वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, वेवलेंथ पूछ रहा है, लेमडा क्या होने वाला है, लेमडा फाइनल क्या होने वाला है पूछ रहा है। ठीक, देखिए एनर्जी पहले रहा होगा कुछ, लेट्स एनर्जी आपका जो E1 है इसको मैं बोल देता हूँ E, और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 बोल देता हूँ, और ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट, सॉरी, h डिवाइड बाई p, दैट इज h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m e, यही बराबर होने वाला है। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया आपका, लेमडा 1 की वैल्यू यहाँ पर हो गया। सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डबल्स, इसका एनर्जी डबल कर रहा है, जो E2 है, E2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ E1 है, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा 2 इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m E2, दैट इज h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m, और यहाँ पर जो E2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ E1, दैट इज 2e कर सकते हैं यहाँ पर, तो 2e कर दीजिएगा। दैट इम्प्लाइज, टेक द रेशियो लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 कर दीजिएगा यहाँ से, जस्ट डू इट। ये वैल्यू क्या आने वाली है, ए ऑप्शन। h डिवाइड बाई 2m एंड 2e स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाई h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m e, ये सब कैंसिल होने वाला है। ठीक है, 2m भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, e भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, दैट इम्प्लाइज जो लेमडा 2 है, लेमडा 2 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ लेमडा 1। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन ए। किसी कोई दिक्कत, एनीबॉडी? सर इसको इतना लंबा फॉर्मुलेट करके डायरेक्ट फॉर्मूले को डिवाइड करके नहीं कर सकते सर, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कर दो। किसमें बोल रहे हैं आप, आराम से बोलिए, फिर से बोलिए। सर ये जो हमने पूरा प्रोसीजर किया है, इसको सिंपल फॉर्मूले से लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m e का यहीं पे जो है इसको डिवाइड कर लिया जाए, फिर सीधे रिलेशन बन जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू E2 रूट ऑफ E2 अपॉन E1। हाँ, वहां से भी तो कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या है, मास दोनों का सेम है, तो कट वही तो मैं किया हूँ, अलग क्या किया हूँ। आपका जो लेमडा है, अगर आपको वैसे भी करना है तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू कर दीजिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ई कर सकते हैं, ये कर लीजिए, तो लेमडा 1 क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्रोपोर्शनल, आपका जो भी लेमडा 1 या लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट E1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट E2 कर दीजिएगा, वही ये चीज़ है, 1 अपॉन रूट 2, ऐसे भी कर सकते हैं, यही करना चाह रहे हैं ना। सर इसमें जो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये नॉन रिलेटिविस्टिक का क्या मतलब होता है? अच्छा देखिए, जो रिलेटिविस्टिक होता है पर्टिकुलर, जब भी कोई पार्टिकल हाई स्पीड से मूव करता है ना, तो उसमें रिलेटिविस्टिक फिनोमेना यूज करना पड़ता है। ठीक, वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू, दैट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में पर्टिकुलर जो मास रहेगा ना, तो जो मास होगा, मास तो चेंज होगा ना, मास पर्टिकुलर उसका डिफरेंट होने वाला है, रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा वहां पे। तो वो बोल रहा है कि वो सब कंसिडर मत करना है, उसको नहीं यूज करना है सिंपली, क्योंकि जब देखिए एनर्जी चेंज कर रहा है, एनर्जी चेंज कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसमें पर्टिकुलर क्या होने वाला है, वेलोसिटी चेंज करेगा, तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसका जो मास होगा लिटिल बिट चेंज आएगा, डिफरेंट हो सकता है, तो बोल रहा है कि उसको कंसिडर मत कीजिए, डू नॉट कंसिडर रिलेटिविस्टिक केस, सिंपली केस बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग मास को यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, मास सेम ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों में एम ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों में सेम ले रहे हैं। अगर रिलेटिविस्टिक होता तो वी कैन नॉट टेक बोथ मास सिमिलर। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। Protons and alpha particles are accelerated by the same accelerating potential. The ratio of the de Broglie wavelength of protons and alpha particles is, KVS PGT का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो डुअल डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड था, वही से हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं।
तो इनका पोटेंशियल क्या है, देखिए ये भी क्या है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक, चार्ज पार्टिकल है, इन पर जो चार्ज वगैरह होगा क्या क्या होगा, इस पर प्लस ई होता है और इस पर प्लस टू ई होगा, अल्फा पार्टिकल पर प्लस टू ई चार्ज होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस ई होगा। एक्सीलरेट कर रहे हैं किसने, विथ सेम एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। ठीक, तो जो एनर्जी आने वाली है, एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी होने वाला है Q इंटू वी हो जाएगा। तो इन केस ऑफ प्रोटॉन, तो ई प्रोटॉन की जो एनर्जी रहेगा इक्वल टू हो जाएगा ई वी, ई अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी रहेगा टू ई वी, ये आएगा। करेक्ट। अब आपके पास दूसरा फार्मूला क्या था, जो लेमडा था, लेमडा क्या था, लेमडा की जो वैल्यू थी एच अपॉन पी, दैट इज एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू एम ई हुआ करती थी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो लेमडा, इसमें वैल्यू जो भी है पुट कीजिएगा, लेमडा पी क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू एम ई वी, सिंपली ई वी आ जाएगा। एंड लेमडा अल्फा इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ पर टू ई आएगा, सिंपली एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू एम टू ई वी आ जाएगा। करेक्ट, टू टाइम का फैक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। तो लेमडा पी प्रोटॉन का वेवलेंथ डिवाइड बाई लेमडा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। सर रूट टू आ जाएगा। हाँ, एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू एम टू ई वी। ठीक, तो ये आपका कहाँ चला जाने वाला है, ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट टू टाइम्स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पे, बी सर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, नोट कर लीजिए इसको। Light with an average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface of normal incident having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during this time span of 1 minute is, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर जो ये बोल रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एवरेज फ्लक्स जो बोल रहा है किस में दे रहा है, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका यूनिट है, अंदर। हाँ, इंटेंसिटी का यूनिट है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का है, ठीक है ना। इंटेंसिटी होता क्या है चीज है, अगर आप देखोगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक, यही इंटेंसिटी आपका आएगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी पर टाइम को एक साथ ले लोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो, पावर बाय एरिया। ठीक, पावर बाय एरिया दैट इज वाट, अगर आप लोग एसआई यूनिट लेते तो वाट पर मीटर स्क्वायर आता, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसने यूनिट डिफरेंट लिया है, लेकिन है तो इंटेंसिटी का, तो यह इंटेंसिटी हो गया आपका। ठीक, तो लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंट हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो भी फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम देयर एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम।
इंटेंसिटी किस में था आपका, देखिए क्या है, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया भी क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम क्या दिया है, 1 मिनट दिया हुआ है। देखिए सेंटीमीटर कैंसिल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, अदरवाइज मुझको इसको कन्वर्ट करना पड़ता। तो कैंसिल होने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 मिनट दिया हुआ है, तो 1 मिनट को हम लोग सकते हैं 60 सेकेंड यूज कर सकते हैं, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, दिस दिस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 × 20 × 20 × 60, 4 6 4 24, 24 आ जाएगा। 24, 1 2 3 वाट सेकेंड, दैट इज जूल। तो ये वैल्यू जो आने वाली है, आंसर किस में दिया है, 24 में दिया है, 24 × 10⁻³ जूल। नोट कीजिए इसको। हो गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of 3.3 into 10 to the power -3 watt will be। देखिए पावर का क्या फार्मूला था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ठीक, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो गया। एनर्जी क्या होगा, अगर हमारे पास 1 फोटॉन होगा, लेट 1 फोटॉन, तो ये क्या होता है, एच न्यू होता। लेकिन अगर हम लोग इसको लेकर चले एन फोटॉन्स, क्योंकि फोटॉन तो वहां तो एक नहीं होने वाला है, एन फोटॉन्स, तो जो एनर्जी होने वाला है ई क्या होने वाला है, एन टाइम्स एच न्यू होने वाला है। इस बात को सभी लोग एग्री कर रहे हो, एन टाइम्स ऑफ एच न्यू होगा। तो जो मैं लिखने वाला हूँ एनर्जी क्या लिखूंगा, एन एच न्यू लिखूंगा, डिवाइड बाई टाइम, टाइम को मैं टी लिख दिया। ठीक, यूनिट टाइम में पूछा हुआ है, यूनिट टाइम में पूछा हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो यूनिट टाइम के लिए क्या कर देंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम में हो जाएगा, एन हो जाएगा कैपिटल एन डिवाइड बाई टी, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। क्लियर है बात सभी लोग को? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर को आप लेट्स कैपिटल पी लिख दिया, ये फार्मूला आप लोग याद भी रखिएगा, पी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एन एच न्यू हो गया। अब न्यू को वैल्यू पुट कर सकते हैं, न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। ठीक, हमको निकालना क्या है, एन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एन आएगा पी डिवाइड बाई एच न्यू, न्यू की वैल्यू रखेंगे सी बाई लेमडा, तो ये आपका आ जाएगा पी लेमडा डिवाइड बाई एच सी। पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। तो एन की जो वैल्यू आने वाली है, पुट द वैल्यूज, पावर क्या था, पावर जो गिवन है, पावर की वैल्यू है 3.3, 3.3 इंटू 10⁻³ एंड लेमडा की वैल्यू किस में गिवन है, लेमडा इज गिवन देयर, लेमडा क्या है, यहाँ पर लेमडा गिवन है, इट इज 600 नैनोमीटर, दैट इज 600 नैनोमीटर है, 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सबको आप लोग रखिएगा एसआई यूनिट में रखना है आपको, 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड और क्या है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 10⁻⁷
8 ये आने वाला है। करेक्ट। चलिए फाइंड आउट सर कीजिए। एच सी की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं ना 12400। किसकी? एच मल्टीप्लाई बाय सी। डायरेक्ट कितना रखना चाहते हो? वो तो देखो कैंसिल तो होने वाला ना। आप जो भी बोल रहे हो अच्छा उसको तो ठीक ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको वहां पर तब इलेक्ट्रॉन बोल्ट वगैरह वो सब कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक ठीक सर। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए अप्रोक्सीमेट पूछा है, ऑर्डर ही तो चाहिए। इसको कट करेंगे तो ऑलमोस्ट इससे कट होने वाला है, ये पर्टिकुलर पार्ट इससे कट कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या होने वाला है। -3 है, -9 है, +2 आ जाएगा ऊपर पावर में। नीचे पावर में क्या है? ये -26 आ जाएगा। ठीक। तो ये आपका आने वाला है 9 3 12, 2 कम हो जाएगा 10, और यहाँ पर 26 है, तो ये कितना आएगा पावर में? एनीबडी? 10⁻16 आने वाला है। ठीक। सॉल्व कीजिएगा तो जो ऑलमोस्ट ऑर्डर आने वाला है यह 10⁻16 आ जाएगा। एन की जो वैल्यू आने वाला है दिस। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। किसी कोई दिक्कत? एनीबडी? चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 41, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू 50 वोल्ट। फार्मूला क्या है? फार्मूला बोलिए, लेमडा की वैल्यू क्या आने वाली है? 12.4 12.28 अपॉन रूट वी रूट वी। एंगस्ट्रॉम। हाँ, लेमडा इक्वल टू स्क्वायर रूट 150 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। तो 150 डिवाइड बाई 50 कर दीजिएगा, दैट इज स्क्वायर रूट 3 आने वाला है। 1.73 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। AD SSSB का ही क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ था। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना अभी तक? चलिए, अच्छा ये वर्क फंक्शन पे आ गया। इफ वर्क फंक्शन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट कैन बी इजेक्टेड। ठीक, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गया है। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। तो हम लोग को अभी तक क्या क्या देख लिया है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो पर्टिकुलर फोटॉन होता है उसकी एनर्जी क्या होने वाला है, मोमेंटम क्या होने वाला है, लाइक दैट। अगर आपके पास क्वेश्चन होता, लेट्स क्वेश्चन है, ठीक, लेट 10 photons incident normally on a perfectly reflecting surface surface, ठीक, then change in momentum is, ठीक, consider momentum of one photon is, लेट्स स्मॉल p ले लेता हूँ इसको यहाँ पे। इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका चूंकि क्वेश्चन लाया नहीं था इसलिए मैं इसको अलग से करा दिया हूँ, क्वेश्चन वगैरह इसका लेकर आ नहीं पाया था। तो ये क्या होने वाला है इसका? 20p। हाँ 20p आने वाला है। ठीक, तो जो डेल्टा p आने वाला है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p जो आने वाला है, डेल्टा p जो रहेगा, ठीक, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ जो भी n रहेगा, n लिख दीजिएगा, n p इंटू p। तो आपका आ जाएगा 20p। ये आपका आंसर रहेगा।
हो गया क्या? चलिए आगे चलते हैं। एक चीज हम लोग जो वेवलेंथ के लिए देख रहे थे, सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए भी देख लेते हैं, न्यूट्रॉन वेवलेंथ, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है डिफ्रेक्शन के लिए। न्यूट्रॉन वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का देखे थे, फोटॉन है तो फोटॉन का देखे थे। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन्स वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ क्या होने वाला है ये देखेंगे। ठीक। तो जो भी डिफ्रेक्शन के लिए यूज होगा, जो भी आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछता है तो थर्मल न्यूट्रॉन यूज होने वाला है। क्या है? थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन, करेक्ट। थर्मल न्यूट्रॉन है, लेट्स आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन अगर 3D है, उसका 3 डायमेंशन मोशन हो रहा है। ठीक। वी एक्स है, वी वाई है, वी जेड है, करेक्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आने वाली है, थर्मल एनर्जी कितने होने वाली है? एनीबॉडी? व्हाट इज द थर्मल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस? आप लोगों ने सुना हुआ इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन थ्योरम, सुना है आप लोगों ने? जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या ईच जो क्वाड्रेटिक टर्म होने वाला है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा थर्मल एनर्जी? हाफ के बी टी, यस। हाफ के बी टी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्वाड्रेटिक टर्म्स। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या था, ये जो एनर्जी है देखिए, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर है प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर है प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर है। तो इक्विवेलेंट थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी, दैट इज 3/2 के बी टी। नोट कीजिए इसको। वेवलेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से? वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p, दैट इज h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m। यहाँ पर मास ऑफ न्यूटन आएगा एंड ई की जगह पर वैल्यू पुट कीजिएगा, h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, एनर्जी की जगह पर हम पुट करेंगे 3/2 के बी टी। टू टू कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज लेमडा की जो वैल्यू आने वाली है, लेमडा इक्वल टू h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड के बी टी इक्वल टू 30.8 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट टेम्परेचर। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। चलिए आगे चलें क्या? किसी कोई दिक्कत? एनीबॉडी? तो जो मास, जो भी आपका ये अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ वगैरह पूछता है, तो कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला अगर पूछ लिया है, लेट्स थर्मल न्यूट्रॉन का जो वेवलेंथ है, तो 3 mn केवीटी आप इस तरह से यूज कर पाएंगे। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कवरी किसने किया था?
डिस्कवरी किसने किया था पीई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आंसर। हर्ट्ज ने किया था 1897। ठीक है। तो ही वॉज वर्किंग ऑन रेडियो वेव्स पर वो वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि पर्टिकुलर जो भी इनके पास एक मेटल बॉडी था, एक मेटल था, ठीक, उस पर वो कुछ यूवी डाल रहे थे, यूवी लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहे थे, और देख रहे थे जो उसमें अप्लाइड पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है यहाँ पे, उसमें चेंज हो रहा है, वेरिएशन इन पोटेंशियल। ठीक, वेरिएशन इन पोटेंशियल ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंसिडेंट यूवी लाइट। ठीक, अभी तक उन्होंने नाम नहीं दिया था, उन्होंने बस देखा था कि मेटल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूवी लाइट डाल रहे हैं, तो उनका जो पर्टिकुलर पोटेंशियल वगैरह मेजर कर रहे थे, उसमें वेरिएशन आ रहा था। तो जो डिस्कवरी का जो श्रेय मिलता है, किसको मिलता है? हर्ट्ज को मिलता है। ठीक, एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एनीबडी? एक्सपेरिमेंट किसने किया था पीई का, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का? लिनार्ड। ठीक, एक कब किए थे? एक किए थे 1902 में। ठीक है, इनको बस वेरिएशन मिला था। देखिए ये जो टाइम है ना, इस टाइम में ही आपने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार देखा होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवर, ये अलग चीज है, इसको मैं साइड में लिख सकता हूँ, जे जे थॉमसन ने किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वही टाइम है 1897। ठीक, जे जे थॉमसन क्या किए थे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुका था, तो अब इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था? जो एक्सपेरिमेंट था पर्टिकुलर, जो यहाँ से पर्टिकुलर इस पर क्या कर रहे हैं, मेटल है, इस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, लेट, मेटल है, ठीक, इस पर आप क्या कर रहे हो, लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, फोटॉन डाल रहे हो, एच न्यू डाल रहे हो, फोटॉन। ठीक, तो वो मेजर कर रहे थे करंट, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या दिया था, जो आपका इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है एंड करंट है, उसका उन्होंने बोला था कि हम लोग जो पर्टिकुलर फोटॉन है, फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। ठीक, जो इंटेंसिटी है आपका एच न्यू, सॉरी, इंटेंसिटी के लिए पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, इन्होंने जो देखा था, इंटेंसिटी देखा था, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, करंट ज्यादा मिल रहा है। ठीक, ये सब एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर चुका था, आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या चीज देखा था इन्होंने, लिनार्ड ने, और क्या देखा था? अगर इनका एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाना है तो आप बना सकते हो। सेटअप के लिए क्या करना पड़ेगा, एक, लेट, आपके पास एक मेटल बॉडी है यहाँ पर, इस पर आपने क्या किया, लाइट इंसिडेंट किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका क्या है, मेटल बॉडी हो गया, लेट्स, यहाँ पर आपका है कलेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर है आपका, कलेक्टर हो गया। और ये क्या था, इमिटर था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। आप कहाँ पे देख रहे हैं पर्टिकुलर, इसमें एक वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक, जो ये बॉडी है इसमें वोल्टेज कनेक्ट है, वोल्टेज कनेक्ट रहे, कैसा रहेगा, इधर एक्सीलरेटिंग पॉजिटिव रहना चाहिए और इस साइड नेगेटिव रहेगा, ये भी वोल्टेज लगाया हुआ है। ठीक, ये लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पर्टिकुलर, अब देखो, पहले तो मेटल सरफेस है, तो उस पर एक फ्रीक्वेंसी का, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक अगर लाइट डाल रहे हो या उसके ऊपर एनर्जी का डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाला है, उसके नीचे इमिट नहीं हो रहा है। तो सब ऑब्जर्वेशन इन्होंने करके रखा था। क्या देखा था कि पर्टिकुलर अगर आपके पास जो वर्क फंक्शन है फाई है, लेट्स फाई इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक,
और अगर आप एनर्जी डाल रहे हो इस पर, फोटोन डाल रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने वाला है? होगा कि नहीं होगा? नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा सर। पीईई आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये सब ऑब्जर्वेशन उन्होंने करके रखा था। ठीक, नो ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ए हो गया। दूसरा क्या था, अगर आपने इसका जो ज्यादा डाल रहे हैं, जो आपके पास पर्टिकुलर मेटल बॉडी है, इसका जो फाई है आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप जो इस पर ये डाल रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल रहे हो, तो अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इजेक्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। ठीक, तो करंट तो मिल रहा था उनको, और करंट अब इसका इंटेंसिटी मतलब अधिक से अधिक फोटोन डालेंगे तो अधिक से अधिक इंटरेक्शन होने वाला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक से अधिक इजेक्ट होंगे, तो करंट भी बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ने वाला है। ठीक, एक चीज ये था। ठीक, करेक्ट ये था। लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक दो चीजें ऐसी थी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो बढ़ नहीं रहा था, वो आपका फिक्स वैल्यू था। वो सब बाद में इन्होंने एक्सप्लेन किया था, पर्टिकुलर किसने। अच्छा देखिए, अभी तक डिस्कवरी हो चुकी थी। फर्स्ट मैंने क्या बोला, डिस्कवरी किसने किया, हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। नोबेल प्राइज किसको मिला, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को मिला। नोबेल किसको मिला था, आइंस्टाइन को मिला था। ये थ्योरेटिशियन था ना, थ्योरी देता था, तो इन्होंने थ्योरी दिया था। अब यहीं से पार्टिकल नेचर की आपका जो भी था, यहीं से विवाद छिड़ा। इसके पहले तो लोग खुशी खुशी मान ले रहे थे कि हमारे पास जो भी लाइट वगैरह है वो वेव नेचर है, वेव है, ठीक है ना। उसके पहले आपके पास जो भी डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है वगैरह वगैरह सब अच्छे से डिस्क्राइब हो रहा था। लेकिन यहीं पर जो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी था, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसका काइनेटिक एनर्जी तो मेजर कर सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ई के एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको वेव थ्योरी नहीं बोल, इसके बारे में मौन हो गया, कुछ नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा था। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो क्या क्या होना चाहिए, ये इसको नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा था। तो ये सबको डिस्क्राइब करने के लिए आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी दिया था, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। ये नहीं हो पा रहा था, तो आइंस्टाइन ने 1905 में अपना थ्योरी दिया था। 1905 में इन्होंने थ्योरी दिया था। ठीक, फोटॉन जो कि क्वांटा था या वेव पैकेट था, फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था किसने, आइंस्टाइन ने यूज किया था। ठीक, चलिए इसको अच्छा नोट कर लिया, अगले पेज पर चलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो फोटान का इन्होंने देखिए यहाँ पर 1905 में बोल तो दिया था, लेकिन अभी भी उनको क्या मान्यता नहीं मिल रही थी। लोग एग्री नहीं कर रहे थे। एग्री क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि फोटान का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में जा ही नहीं रहा था। ये कब एक्सेप्ट हुआ, 1916 में। 1916 में, ठीक, मिल्किंसन का एक्सपेरिमेंट आता है, वहां से पर्टिकुलर इन्होंने बोला, जो ये भी जो एच न्यू यूज कर रहे थे, क्वांटा फोटान, एच ऑलरेडी 1900 में आ चुका था। प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने एच की वैल्यू दे दिया था। वो कहाँ यूज कर रहे थे, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टडी कर रहे थे, वहां के लिए उन्होंने एनर्जी यूज किया था। एनर्जी जो रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन था उसके लिए उन्हें वहां पर ऑलरेडी कर चुके थे। आइंस्टाइन ने भी इसी को यूज करते हुए एच न्यू बोल दिया था, फोटान ले लिया था, फोटान की जो एनर्जी एच न्यू होने वाला है। बाद में 1916 में एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे ये पाया गया कि जो एच यूज किया है आइंस्टाइन ने, उस एग्जैक्टली सिमिलर है जो 1900 में मैक्स प्लैंक ने यूज किया था। ठीक, यहीं से इनको वैधता मिलती है इन 1916। उसके पहले इनको मतलब इस थ्योरी पर बहुत लोग को डाउट था। ठीक, हम लोग अगले अगले पेज पर देखेंगे इनका थ्योरी था क्या चीज। ठीक है, नोट कीजिए। तो नोबेल प्राइज मिलता है आइंस्टाइन को, कब मिला था, 1921, लाइक दैट, उसके आसपास था, 1921 के आसपास मिला था, 1920 या 21। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया क्या, आप लोग नोट कर रहे हो ना। यस यस सर। सर। चलिए, अब देखिए आपके पास मेटल बॉडी है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मेटल में क्या क्या हो सकता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। लेट्स हम लोग सोडियम लेते हैं। सोडियम में क्या होने वाला है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेट्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको न्यूक्लियस मान लिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा इस वाले में। और जो लास्ट का ऑर्बिट होता है, जो वैलेंस शेल होता है, इसमें क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो यह 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड होता है। ठीक। जब भी आप मेटल बना रहे हो तो उसमें तो बहुत सारे सॉलिड एक साथ आने वाले हैं, बहुत सारे सॉलिड पास पास आने वाले हैं। तो उसमें क्या होने वाला है कि ये जो आउटर सेल पर इलेक्ट्रॉन, जो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इस पर दूसरे न्यूक्लियस भी फोर्स लगाते हैं, जो ये प्लस वाले हैं। ठीक, इनका भी फोर्स अप्लाई होता है, तो इस पर ए भी फोर्स लगाने वाला है, ए भी फोर्स लगा रहा है। ये लूजली बाउंड होने की वजह से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारे पार्टिकल जो पास में है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यह फ्री हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो मेटल में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। अब लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करने वाला है? इनसाइड द मेटल बॉडी, इसके बाहर नहीं जाएगा। कहाँ पर रहेगा? इनसाइड द मेटल बॉडी। इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस, तो वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट टर्म आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर सिंपली बोल दीजिए एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। आप इसको मिनिमम भी लगा सकते हैं, मिनिमम इज द परफेक्ट वन, कोई दिक्कत नहीं। मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक, आपको एक एनर्जी तो देना ही पड़ेगा उसको यहाँ से निकालने के लिए। जो ये पर्टिकुलर आप देख रहे हो जो मेटल है, मेटल में क्या था मैंने अभी बताया आपको, मेटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको इसको इस सरफेस से निकालना है, ठीक, निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? वाई वी कांट रिमूव इट? क्योंकि ये तो निगेटिव हो गया, निगेटिव चार्ज है। लेकिन इसमें पूरा पर्टिकुलर आप देखो पॉजिटिव आयन कोर भी तो है, तो हमेशा एक फोर्स लगने वाला है इनके बीच में। यह पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मेटल बॉडी को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। टू रिमूव इट फ्रॉम मेटल बॉडी, मेटल बॉडी से इसको बाहर निकालने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा ही होगा। ठीक, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने के लिए फाई यूज करते हैं, फाई। ठीक, इतना एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी इतना रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाला है, अदरवाइज यह इजेक्ट नहीं होगा। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहिएगा। लेट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए वर्क फंक्शन का। आप ये बताइए, आपने पीछे जैसे देखा था आपने, ठीक, ये लेट्स मैंने इसको फाइव ले लिया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिया था। ठीक, इस पर मैं फोटोन डाल रहा हूँ, फोटोन डाल रहा हूँ। यहाँ पर एच न्यू इक्वल टू लेट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन डाला, फोटोन हो गया। तो यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ पर इजेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है? नहीं होगा सर। नहीं होगा। मैं एक और फोटोन डाल रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 2 फोटोन डाल दिया। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। अभी भी पीई, फोटो इलेक्ट्रिक कंडक्ट मतलब इफेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन कैन इंटरेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन इंटरेक्ट विथ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका जो है 1 फोटोन इंटरेक्ट्स विथ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका मतलब ये 1 to 1 इंटरेक्शन है। 1 फोटोन एच न्यू है, एच न्यू एक फोटोन है, और इसका जो इंटरेक्शन हो रहा है किससे हो रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से है। ठीक, ये 1 to 1 इंटरेक्शन है, 1 1 इंटरेक्शन है। ठीक, तो अगर आप कितना भी फोटोन डालेंगे यहाँ से, कोई
इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। आपको एक मिनिमम एनर्जी का फोटोन डालना ही पड़ेगा। मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। चलिए एक इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आगे चल स्टॉप करेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक, ये इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक। तो जो आपका पर्टिकुलर आने वाला है काइनेटिक एनर्जी ई के, ये क्या आने वाला है? h-5। h क्या है? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। फाई क्या है? यहाँ पर वर्क फंक्शन है। और ई के क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक। देखिए इस फिनोमेना में जो मैक्सिमम टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम रहेगा। और जो पर्टिकुलर आप अगर इंसिडेंट कर रहे हैं या न्यू इंसिडेंट कर रहे हैं, तो वहां पर मिनिमम एनर्जी तो मतलब एनर्जी तो कुछ भी हो सकता है, 0 टू ई के एनर्जी पॉसिबल रहेगा वहां पे। जो एनर्जी मिलने वाली है आपको, जो मिलेगा ये पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगा। ठीक। आपने जो ये एच न्यू डाला है, एच न्यू फोटोन इंसिडेंट किया था, ठीक? तो 0 टू ई के एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। ऐसा नहीं कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बस एक ही एनर्जी ईके के साथ आ रहे हैं, ये मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है ना? और ये किसके लिए होने वाली है? फॉर विच इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू बी ईके। देखिए इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होने वाले हैं। और जो बाउंड रहेंगे कोर के साथ, वो भी इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। इनर इलेक्ट्रॉन जो कि इनर पर हैं, बहुत सारे होने वाले हैं। तो जो ई के आता है किसके लिए आता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। जो ई के है, ई के दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये किसके लिए है? फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी कोई डाउट आज के क्लास में? इसके सर आगे ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे उसको। हाँ बोलिए। सर क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट कर जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो आपका यहीं पर आपको मिल जाता है आपको। ठीक है ना? दोनों फोटोन मिल करके एक ही इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट करते तो आराम से इजेक्ट कर पाते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दोगे आप, 4 इलेक्ट्रॉन दे दो तब तो निकल जाता है ना यहाँ से। ऐसा नहीं होता है। किसी कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है ना? तो यह मेरा फर्स्ट लेक्चर था। इसी तरह से बाकी फैकल्टी अपना अपना लेक्चर लेगा, जो भी रहेगा आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। बाकी मैंने बता ही दिया मैं क्या क्या टीच करने वाला हूँ। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, बहुत सारे पीवाई क्यूज वगैरह रहेगा, उनको सॉल्व करेंगे। और जो DSSSB में 18 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे, 4-5 क्वेश्चन पेपर उधर होंगे। और आपका 4-5 या फिर 3 होगा, 2-3 जो भी है। और 21 का जो पेपर था उसको देखेंगे। ठीक है? सर आप अभी कंटिन्यू लेंगे क्लासेस की बीच बीच में कोई और फैकल्टी भी ले लेंगे ऐसे? दूसरे दूसरे फैकल्टी लेगा ना। तो शायद उसका कल टाइम टेबल मिलेगा कुछ हमको? वो आप लोग को जो मैसेज आता है ना व्हाट्सएप पर, उसके थ्रू आप लोग को मालूम चलेगा, ठीक मैसेज है के सर। थ्रू। ठीक है? ठीक है, फिर आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। मैं ओके क्लास सर। एंड कर रहा हूँ फिर। ठीक है? थैंक यू वेरी ठीक है, मच। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।